गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। आज हम क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर 2 पे चर्चा करेंगे। हमें जहाँ तक है क्लास 1 का जितना भी एक्सरसाइज आप लोग को कंप्लीट कराया गया था, क्वेश्चन आंसर, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वर्ण विच्छेद, आप लोग को अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अगर याद हो गया होगा, अगर नहीं याद भी है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आज आप उसको याद कर लेंगे और फिर हम सेकेंड चैप्टर पे आज चलते हैं। प्रस्तावना। इस प्रस्तुत पाठ में छात्र छात्राओं को बताया गया है कि दृढ़ निश्चय और लगन से काम करने पर असंभव दिखने वाला लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है कालिदास। कालिदास किस प्रकार मूर्ख से विद्वान बने, इसी का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है। कालिदास को किसी पैसे की जरूरत नहीं है, वो एक रचनाकार थे। उनकी रचनाएं और उनकी जो काव्यों में जो उन्होंने रचना की है वो उल्लेखनीय है। इसमें से जैसे इसमें दिया हुआ है कि अगर हम ठान लें लगन से, निश्चय और लगन, कि अगर हम निश्चय किसी चीज़ को ठान लें कि हम अपने अंदर कि हम इस काम को, असंभव काम को भी कर सकते हैं, एक लक्ष्य बना के इसको अगर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है कालिदास। कालिदास जी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। जैसा कि दिखाया गया है कि किस प्रकार मूर्ख से विद्वान बने, कि वो एक मूर्ख प्राणी थे लेकिन बाद में वो एक विद्वान बन जाते हैं, एक रचनाकार बन जाते हैं, जिनका नाम हिंदी साहित्य में कभी भी नहीं भुला जा सकता है। तो इसी का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है। कालिदास की गणना संस्कृत भाषा के सर्वोत्तम कवियों में की जाती है। सर्वोत्तम कि सबसे ऊंचे, सबसे उत्तम कवियों में उनकी तुलना की जाती है। गणना या तुलना जिसको बोल सकते हैं हम। उन्होंने केवल कविताएं नहीं अपितु कई काव्यों की रचना भी की है। ये कविता ही नहीं, काव्य भी उन्होंने लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम उनका सबसे प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हो चुका है। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं मेघदूत, कुमार संभव। जैसे इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? अभिज्ञान। आपको आगे भविष्य में एग्जाम में आपको एंट्रेंस एग्जाम में काम दे देता है, इसीलिए इसको हम फोकस कर रहे हैं। उनकी जो रचनाएं हैं ये है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, और कुमार संभव। कालिदास के विषय में एक कथा बहुत प्रचलित है। यह सत्य है अथवा असत्य, इसे बताना कठिन है। आज इस कथा की चर्चा यहाँ करेंगे। जैसे कालिदास के जीवन परिचय, उनके जन्म के बारे में सही डेट क्लियर, मतलब सही दिन नहीं पता है, इसलिए उनको और सही जगह नहीं पता है। उन्हें अलग अलग कई जगहों से के नाम से जोड़ा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर की काफ़ी चर्चा की जाती है, कभी बनारस से जोड़ा जाता है, तो उनका कोई करेक्ट तब सही स्थान नहीं निश्चित हो पाया है। तो इसे जो इसमें कथा बताई गई है वो सत्य है या असत्य है, इसे भी बताना मुश्किल है, लेकिन इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। राजकुमारी विद्योत्मा रूप लावण्य की जीती जाती प्रतिमा थी। वो इतनी सुंदर थी कि वो एक प्रतिमा के समान, एक मूर्ति के समान थी। अनुपम सुंदरी होने के साथ साथ वे बड़ी विद्वान भी थी। जितनी वो सुंदर थी उतनी ही ज़्यादा वो विद्वान भी थी। उसकी प्रतिज्ञा थी कि वो ऐसे युवक से विवाह करेगी जो उनसे अधिक विद्वान हो। कि उन्होंने एक संकल्प लिया था कि वो सुंदर थी और विद्वान भी थी, तो वो चाह रही थी कि मैं ऐसे युवक से शादी करूं कि जो मुझसे भी ज़्यादा विद्वान हो, मुझसे भी ज़्यादा
विद्या का ज्ञान हो। तो राजकुमारी से विवाह करने की अभिलाषा से दूर दूर से अनेक राजकुमार, योग्य व्यक्ति और पंडित आए। कि जब ये बात फैल गई थी सभी जगह कि विद्युत्मा थी, वो ऐसे युवक से शादी करना चाहती है कि जो उनसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, तो इसलिए उनसे शादी करने के लिए कई देशों से अभिलाषा लिए दूर दूर से अनेक राजकुमार, योग्य व्यक्ति और पंडित आए, परंतु इनमें से कोई भी राजकुमारी की योग्यता के सामने टिक न सका। कि उनके सामने जो सब राजकुमार आए थे शादी करने के लिए, वो सब उनके आगे छोटे पड़ जा रहे थे, इसलिए वो लोग उनसे हार जाते थे। सभी लोग राजकुमारी के शास्त्रार्थ में पराजित हो गए। इस प्रकार राजकुमारी की विद्वता की धाक तो जम ही गई, परंतु कई लोगों से ईर्ष्या करने लगे। कि इतना मतलब कि सभी लोग उनके सामने टिक नहीं पाए, शास्त्रार्थ में भी, विद्या में भी, तो सभी लोग उनसे हार गए। लेकिन कुछ लोग जो थे वो हारे, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो ईर्ष्या कर लेते हैं कि इसको अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया है, इसकी घमंड को हम तोड़ेंगे। तो इसी तरह से पराजित हुए राजकुमारों और पंडितों ने राजकुमारी से बदला लेने के लिए उपाय सोचा कि जितने लोग उनसे हारे थे सब एक साथ हो जाते हैं और राजकुमारी से बदला लेने के लिए उपाय सोचने लगते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि राजकुमारी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करा दिया जाए जो मूर्ख हो। ऐसा सोचकर वे लोग मूर्ख की खोज में निकल पड़े। विद्वान तो नहीं, लेकिन सबसे मूर्ख व्यक्ति से इसका शादी करा देंगे तो तभी इसका घमंड टूटेगा। इन लोग जो राजकुमार थे और जो पंडित थे, उन्होंने ये निश्चय किया कि ऐसे व्यक्ति से शादी कराएंगे, अगर ऐसे मूर्ख व्यक्ति से इसकी शादी करा दी जाए तभी इसका ये घमंड टूटेगा। सौभाग्य से उन्हें एक दिन उन्हें अधिक दिन तक मूर्ख की खोज नहीं करनी पड़ी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वृक्ष पर बैठा उसी डाल को काट रहा है जिस डाल पे वो बैठा था। कि सौभाग्य से उन्हें अधिक दिन तक मूर्ख की खोज नहीं करनी पड़ी। मतलब कि अब इसको तो हम लोग जांच कर सकते नहीं, लेकिन देख के ही जान सकते हैं कि किसके अंदर कितनी बुद्धि है। उसका क्या उन्होंने इस तरह लगाया कि जिस पेड़ पे एक जो मूर्ख था, जो व्यक्ति था मूर्ख, वो जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है, तो उससे क्या परिणाम करता है कि इससे बड़ा मूर्ख कहाँ मिलेगा। कि जो जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काटेगा, जब डाल टूटेगी तो वो भी डाल के साथ नीचे गिरेगा, तो इससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कहाँ मिलेगा। लोग बोलते हैं ना, अरे भाई अरे वही जिस डाल पे बैठा उसी को काटो, तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो। तो यही बात कालिदास के साथ भी होता है। फिर ऐसे व्यक्ति को देखकर उनकी प्रशंसा का ठिकाना न रहा। कि वो लोग इतने खुश हो गए कि वो समझ गए कि इससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई हो ही नहीं सकता। वो लोग जान गए कि जो व्यक्ति डाल पे बैठ के उसी डाल पे बैठा है जिस डाल को काट रहा है, तो अब हमको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं, इससे बड़ा मूर्ख और कोई आपको नहीं मिल सकता है। पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम कालिदास बताया। जब उन पंडितों ने राजकुमार उससे उनका नाम पूछा, उस व्यक्ति का नाम पूछा, तो उन्होंने अपना परिचय कालिदास के नाम से दिया। एक पंडित ने पूछा, उसी समूह से एक पंडित पूछते हैं, भाई कालिदास, क्या तुम राजकुमारी विद्योत्मा के साथ विवाह करोगे? उसमें से एक पंडित होता है वो पूछता है, प्रश्न करता है कालिदास से कि क्या तुम विद्योत्मा के साथ शादी करना चाहोगे? तो राजकुमारी विद्योत्मा के साथ? कालिदास बोलते हैं राजकुमारी विद्योत्मा के साथ। कालिदास ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत खुश होकर उन्होंने कहा कि मतलब कि सभी व्यक्ति जो उनसे हार गए हैं, राजा जो राजकुमार थे, जो पंडित थे, सभी हार गए हैं, तो मैं किस खेत का मूली हूँ या मैं किस काबिल हूँ कि मैं विद्योत्मा से शादी कर सकता हूँ। उनको बड़ा आश्चर्य हो ये बात सुन के। वो बड़े आश्चर्य के साथ पूछते हैं कि प्रसन्न होकर पूछते हैं कि अरे विद्योत्मा को मेरी शादी होगी? अवश्य करूँगा। वो खुश होकर बोलते हैं हाँ अवश्य करूँगा, हाँ मैं जरूर करूँगा, इसके बाद मुझे पेड़ नहीं काटना पड़ेगा। वो खुश होकर इतने खुश हो जाते हैं कि राजकुमारी से अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे फिर कोई काम नहीं करना पड़ेगा और मुझे पेड़ भी नहीं काटना पड़ेगा, तब मेरा इतना सेवा होगा, इतनी मुझे मेरी खातिर होगी, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। दिन भर महल में घूमूंगा, अच्छा जैसे भी बता रहे थे, अच्छा भोजन करूँगा, अच्छे वस्त्र पहनूंगा, कि उन्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, आराम से वो महल में घूमेंगे, अच्छा भोजन खाएंगे,
मिलेंगी तो अच्छे वस्त्र भी पहनेंगे, किंतु क्या यह संभव है? जैसे उनके अंदर ये जब उन लोगों ने कहा कि क्या तुम शादी करोगे, तो खुश हो जाते हैं, तो वो अपना सपना देखने लगते हैं कि मैं अच्छा खाऊंगा, मैं अच्छा पहनूंगा, मैं ऐसे रहूंगा। लोग सोचते हैं ना कि मैं ऐसा करने लगूंगा, कल्पना की दृष्टि से वो उसमें डूब जाते हैं। किंतु फिर उनके अंदर एक भाव आता है कि क्या यह संभव है? उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है? कहाँ वह राजकुमारी, हाँ कहाँ मैं अशिक्षित गाँव का गवार, कि जैसे कि एक राजकुमारी और एक अशिक्षित गवार में कहाँ तुलना हो पाएगी, इसलिए उनको आश्चर्य होता है कि क्या यह संभव है। फिर पंडित बोला, इसकी चिंता तुम मत करो। वही जो प्रश्न पंडित पूछा जाता है कि क्या तुम विधवा शादी करोगे, वही फिर बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो, हम तुम्हारा विवाह उनके साथ अवश्य कराएंगे, तुम केवल वह करते जाओ जो हम कहेंगे। कि पंडित ने कहा कि तुम वही करो जो हम तुमको बता रहे हैं, केवल तुम मेरा मार्गदर्शन करते जाओ, देखो तुम्हारी शादी कैसे विधवा से होती है। अब बोलो, क्या तुम्हें हमारा प्रस्ताव स्वीकार है? फिर कालिदास जी को प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव मंजूर है? 100% स्वीकार है महाराज। तो कालिदास खुश होकर बोलते हैं कि हाँ मुझे मंजूर है। फिर कालिदास पेड़ के नीचे उतरा और उन लोगों के साथ चल दिया। पेड़ ही में से ये सब प्रश्न हो रहा था। फिर जब ये सब बातें हो जाती हैं तब कालिदास पेड़ के नीचे उतरते हैं और उनके साथ पंडितों के साथ वो चल देते हैं, साथ मिल के चल देते हैं। पंडितों और राजकुमारों ने कालिदास को घर ले जाकर स्नान कराया, फिर उसे विद्वानों जैसे वस्त्र पहनाए कि उन्हें महल में ले जाने के लिए पहले उन्हें स्नान कराया, मतलब कि नहलाया धुलाया, फिर विद्वान की तरह कपड़े पहनाए कि जैसे कोई लगे कि हाँ कोई विद्वान है, तो इसलिए उनका उस तरह से गेटअप तैयार किया। एक पंडित बोला, फिर दूसरा पंडित बोलता है अब हम तुम्हें राजकुमारी के पास ले जाते हैं। फिर दूसरा पंडित बोलता है कि अब तुम रूप रंग से तैयार हो गए, कपड़े से तैयार हो गए, इसलिए अब मैं तुमको राजकुमारी के साथ यानी तुमको महल में ले जा रहा हूँ। वह तुम्हें शास्त्रार्थ करेगी, वहाँ तुम्हें एक ही शब्द नहीं बोलना है, जो भी कहना है केवल संकेत द्वारा कहना है, कि तुम्हें मुंह नहीं खोलना है, शब्द से अपने प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, केवल इशारे में तुमको बात करना है, केवल संकेत द्वारा कहना है, शेष हम पर छोड़ दो। फिर वो पंडित बोलते हैं कि बस तुम इशारे में बात करना, सब मुंह मत खोलना है। फिर उसके बाद जो तुम इशारा करोगे उसके बाद हम लोग पे तुम और जो काम है तुम हम लोग पे छोड़ देना। फिर सारी बात समझा बुझा कर वे कालिदास को राज दरबार में ले गए। पूरी मतलब एक तरह से पूरा तैयार करके फिर उनको राजकुमार जो होते हैं उनको दरबार में महल में ले जाते हैं। उन्होंने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी यह महोदय एक प्रकांड पंडित है कि एक बहुत बड़े पंडित हैं, इनका नाम कालिदास है। ये जो व्यक्ति हैं बहुत बड़े पंडित हैं, इनका नाम वो लोग खुद परिचय देते हैं, कालिदास नहीं बोलते हैं मुझ से, अपना सब नहीं बोलते हैं, वो लोग खुद जो पंडित होते हैं वो खुद अपने मुँह से उनकी बात बताते हैं कि इनका नाम कालिदास है। बहुत विनती करने पर साक्षात के लिए पधारे हैं, परंतु आजकल उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है कि बहुत विनती करने पर कि बहुत गुजारिश करने पे ये यहाँ साक्षात के लिए आए हैं, लेकिन इन्होंने मौन व्रत रखा है कि ये मौन व्रत धारण कर रखा है कि इन्होंने एक ऐसा व्रत जिसमें अपने मुख से कोई बात न बोलना, इशारे में कोई बात करना, उसे मौन व्रत करते हैं। इसलिए जो कुछ कहेंगे केवल संकेत भाषा से कहेंगे। उचित होगा कि आप भी इनसे संकेत भाषा में ही प्रश्न पूछें कि ये जो भी कहेंगे इशारे से कहेंगे, संकेत के द्वारा कहेंगे, और उसका जो आप उत्तर जो प्रश्न है आप भी इन्होंने मौन रखा है, इसलिए आप भी मौन होकर संकेत के द्वारा प्रश्न पूछिए और मौन के ही द्वारा उसमें उसका वो आंसर उत्तर देंगे। विद्वान के वेश में कालिदास सबसे सुंदर लग रहे हैं। राजकुमारी ने उनकी बात मान ली। फिर
विद्वान के वेश में कालिदास अति सुंदर लग रहे थे। जो उनका रहन सहन था, जो पहनावा था, वो बहुत ही अति इतना विद्वान के वेश में, जो विद्वान का जो पहनावा था उसमें कालिदास बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के से राजकुमारी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। इतने वो आकर्षण लग रहे थे कि राजकुमारी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। फिर कथानक आरंभ हुआ। राजकुमारी ने अपनी एक उंगली उठाई। इसका तात्पर्य था ईश्वर एक है। इसका उत्तर अब कालिदास को देना था कि एक उंगली इशारा करती हैं और इशारे बताती हैं एक उंगली उठाकर ईश्वर एक है। अब इसका जो उत्तर था कालिदास को देना। अब देखिए किस प्रकार से कालिदास इसका उत्तर देते हैं। कालिदास ने इसका अर्थ समझा कि राजकुमारी मेरी एक आंख फाड़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने उत्तर में 2 उंगलियां उठाकर दी। जैसे राजकुमारी ने एक उंगली उठाई तो कालिदास को लगा कि ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, इसीलिए उन्होंने दोनों उंगली उठा दी। इसका तात्पर्य था कि तुम्हारी दोनों उंगली फाड़ दी। इशारे में ही कालिदास को समझ में आया कि वो एक उंगली फाड़ने की बात कर रही है तो मैं उनकी दोनों उंगलियां आंखें फाड़ दूँगी। परंतु पंडितों ने राजकुमारी को इसका अर्थ समझाया कि कालिदास कह रहे हैं कि ऊपर ईश्वर और नीचे धरती है। राजकुमारी पंडितों के तर्क से संतुष्ट हो गई कि जैसे कि कालिदास ने दोनों उंगली उठाई तो पंडित जो थे उन्हें बताते हैं कि ऊपर ईश्वर है और नीचे धरती है। राजकुमारी पंडितों की तरफ से संतुष्ट हो गई कि प्रश्न से उत्तर से वो पंडित जो थे वो लोग जो तर्क बताते हैं, जो उत्तर बताते हैं, उससे राजकुमारी संतुष्ट हो जाती हैं। राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न पूछा। एक हाथ की 5 उंगलियों को खोलकर संकेत किया। उसका तात्पर्य था मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है कि इसे 5 उंगली उठाती हैं और बताती है कि जो मानव शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ। परंतु कालिदास ने इस संकेत को का भी दूसरा अर्थ लगाया। उसने समझा कि राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। देखिए उसने उत्तर में अपनी मुट्ठी बांधकर राजकुमारी को दिखाई। राजकुमार जो होते हैं, राजकुमारी होती है, अपना 5 उंगली उठाती है। राजकुमार जो कालिदास होते हैं वो सोचते हैं कि हमको मारने की बात कर रही हैं, थप्पड़ मारने की बात कर रही है, इसलिए उसका अपोजिट वो मुट्ठी बांध कर दिखाते हैं। इसका तात्पर्य था कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें घूसा मारूंगा। बताइए इतनी मूर्खतापूर्वक बात हो रही है। परंतु पंडितों ने राजकुमारी को उसका अर्थ समझाया कि कालिदास कह रहे हैं कि 5 तत्व अब एकत्रित तो मुट्ठी बांध के इकट्ठा हो गए हैं, एकत्रित हो गए हैं, तब मानव शरीर में जीवन का संचार होता है। केवल 5 तत्व मिलने से ही शरीर तो बन जाता है, लेकिन जीवन का संचार उसको एकत्रित होने पर ही बनता है। इसका तात्पर्य पंडित लोग उन्हें समझाते हैं। राजकुमारी इस तर्क से भी संतुष्ट हो गई और अपना पराजय स्वीकार कर लेती है कि राजकुमारी मान जाती हैं कि ये बहुत बुद्धिमान है, उनके आगे मैं अपना हार स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार कालिदास का विवाह राजकुमारी विद्युत्मा के साथ हो गया। कि इस तरह से जो राजकुमारी विद्युत्मा होती हैं उनके प्रश्नों का उत्तर उनको मिल जाता है तो सोचती हैं कि कालिदास बहुत बुद्धिमान है, इसलिए फिर उनसे वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर राजकुमारी प्रसन्न थी कि उन्हें अत्यंत विद्वान पति मिला है। वो इतने खुश थी कि मुझे बहुत बुद्धिमान पति मिला है, परंतु मूर्खता आखिर कितने दिन तक छिप सकती है। तो जैसे इसमें दिखाया, परंतु मूर्खता जैसे जो पंडित ने जिस तरह से उसका अर्थ बतलाया था, लेकिन जो कालिदास थे जो उनके एक उंगली का तात्पर्य अलग समझते थे, फिर 5 हाथों जो 5 उंगलियों को खोलती है तो उसका अर्थ अलग समझते थे, और पंडितों की बात में आके वो अपनी हार स्वीकार कर लेती। लेकिन जो उसमें जो मेन बुद्धि का जो परिचय था वो तो पंडित का था, कालिदास ने तो कुछ नहीं किया था, वो तो अपोजिट उसका अर्थ समझ रहे थे। लेकिन कितने दिन तक छिपे गए, तो धोखे में रख के शादी की गई थी। तो फिर कुछ दिनों में ही राजकुमारी को ज्ञात हो गया कि उसका पति महामूर्ख है।
कि जब साथ में रहेंगे, जीवन व्यतीत करेंगे, तो आप खुद ही जान रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, कितना मूर्ख है। तो जो मूर्खता होती है वो अपने आप झलक जाती है। दूसरी तरह से जब कुछ दिन बीतने के बाद राजकुमारी जान जाती है कि मेरा पति कितना महामूर्ख है, तो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख है और उसके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने अब कालिदास को इस बारे में पूछताछ की। कालिदास ने उन्हें सच्चाई बता दी कि जब उन्हें उनके साथ होगा, वो जान गई। जब उनकी मूर्खतापूर्वक कार्य देख के राजकुमारी जान जाते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है। तो उन्होंने तब कालिदास से इस बारे में पूछताछ की तो कालिदास ने उन्हें सच्चाई बता दी कि जैसे कि किस तरह से विद्योत्मा कालिदास से पूछती हैं कि किस तरह से हमारी शादी हुई। पूरा सच्चाई जो होता है कालिदास जी बताते हैं कि इसमें क्या क्या कैसे क्या पूरी स्टोरी जो होती है वो कालिदास विद्योत्मा को बता देते हैं। आगे आज तक के लिए बेटा इतना ही। फिर राजकुमारी के क्रोध से आग बबूला हो उठी, ये लाइन को हम लोग कल पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।